स्वागत है आपका एक बार फिर से लाख टके की बात में। चलिए खबरों की करते हैं शुरुआत। और सबसे पहले बात करते हैं अयोध्या की। दिवाली की रामलला वाली रामनगरी में दीपोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत हो गई। रामकथा पार्क में रंगारंग कार्यक्रमों का आगाज किया जा रहा है। राम की पैड़ी पर भव्य लाइटिंग की गई है। अयोध्या में इस दिवाली पर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। 3 नवंबर को राम की पैड़ी पर 9,51,000 दिए जलाए जाएंगे। वहीं अयोध्या शहर में अलग अलग जगहों पर 3 लाख दिए जलाए जाएंगे। कुल मिलाकर पूरे अयोध्या में 12 लाख दिए जलेंगे। 3 नवंबर को दीपोत्सव के मुख्य कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ हिस्सा लेंगे। तो दीपोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ हो गया है और हर साल की तरह इस साल भी एक नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं 3 अलग अलग तस्वीरों में आज की अयोध्या नगरी की झलक। पहली तस्वीर आपको दिखाएंगे कार्यक्रम स्थल का। कार्यक्रम के शुभारंभ की ये तस्वीर है जो 1 हफ्ते तक चलेगा, कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। दूसरी तस्वीर लेजर लाइटिंग शो की है। लाइटिंग से अयोध्या जगमगा रही है। और तीसरी तस्वीर रामकथा पार्क की है जहां पर रंगारंग कार्यक्रम हो रहे हैं। देश भर से आए कलाकार अपनी प्रस्तुतियां यहां पर दे रहे हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में जो तमाम खास मेहमान देश विदेश से पहुंचेंगे, उनकी मौजूदगी में यह इस राम की पैड़ी पर 9 लाख से अधिक दीपों को जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसको दर्ज कराया जाएगा और एक नया अध्याय रचा जाएगा। दीपोत्सव को लेकर अयोध्या में जो नजारा आपको इस वक्त राम की पैड़ी पर नजर आ रहा है, उसी तरह पूरी अयोध्या को बेहद भव्यता और दिव्यता के साथ त्रेता युग की तर्ज पर सजाया गया है। अयोध्या के एंट्री पॉइंट से लगाकर राम की पैड़ी पर आप देख रहे हैं कि जो भव्यता और दिव्यता आपको नजर आ रही है, वो भव्यता और दिव्यता पूरी अयोध्या में नजर आ रही है। लगातार ये 5वां साल है जब अयोध्या में इस तरह से दीपोत्सव मनाया जा रहा है। और अयोध्या में रामलीला के मंचन के लिए इस बार खास तौर पर मिथिला जनकपुर की टीम को बुलाया गया, जो रामलीला का मंचन कर रामकथा सुनाएगी। इस टीम की खास बात यह है कि आमतौर पर बाकी रामलीलाओं को रामचरितमानस के आधार पर तैयार करवाया जाता है, लेकिन इस रामलीला में सीता जी को नायक के तौर पर प्रस्तुत किया जाता है। और इसमें सीता जी के स्वयंवर तक की कहानी दिखाई जाती है, क्योंकि जनकपुर के लोग सीता जी को मिले कष्टों को न ही याद करना चाहते हैं और न ही याद दिलाना चाहते हैं, और इसलिए ये लोग स्वयंवर पर ही कहानी खत्म कर देते हैं। सिया को अपना गौरव बनाकर प्रस्तुत करते हैं। पहले बचपन से सुने हैं सीता जी वहीं पे जन्म हुआ है उनका और ऐसे करती थी वो, और इन्होंने भी बताया कुछ। सीता जी की सहेलियां भी यहाँ पर बहुत सारी मौजूद है, देख रही होंगे आपकी, बहुत कलरफुल है, बेहद खूबसूरत दिखाई दे रही है। और इनको देखने के लिए जिस तरीके से वहाँ पे भीड़ उमड़ी पड़ी हुई है, उम्मीद है कि यहाँ पर बहुत खूबसूरत नज़ारा होगा। अच्छा, आप लोग बहुत अच्छे से रेडी हुए हो, क्या तैयारी है आप लोगों की तरफ से? हमारे तरफ से हमने हमेशा बेस्ट किया है। हमने हमारे जनकपुर का और नेपाल का नाम हमेशा रोशन किया है। वैसे इस बार भी हम अपना पूरा बेस्ट देना चाहते हैं। बेस्ट देने में क्या रिहर्सल बहुत तगड़ी हुई है या फिर लग रहा है कि नहीं कॉन्फिडेंट है इतना हो जाएगा? तकरीबन भी हुई और विश्वास भी कि कर लेंगे बहुत अच्छा से। जगमग अयोध्या की झलक आपने देख ली और अब बात करते हैं सियासत में मचे संग्राम की। बिल्कुल, और बात उस बयान की कर लेते हैं जिस पर बवाल मचा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जिन्ना वाले बयान पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया। योगी ने हरियाणा के बल्लभगढ़ में कहा कि अखिलेश यादव का बयान बेहद शर्मनाक है। सरदार पटेल से जिन्ना की तुलना करने के लिए अखिलेश यादव देश और प्रदेश तत्काल माफी मांगे, सीएम योगी ने कहा। और साथ ही कहा लोगों से कि आप लोग जिन्नावादियों से सावधान रहें। जिन्ना समर्थक कभी भी देश के हितैषी नहीं हो सकते। कल मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का वक्तव्य सुन रहा था। वह देश तोड़क जिन्ना से इस राष्ट्र को जोड़ने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना कर रहे थे। भाइयों बहनों, ये वक्तव्य अत्यंत शर्मनाक है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने इस कृत्य के लिए प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। आप सोचिए
अगर भाजपा नहीं होती, मोदी जी नहीं होते, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं होती तो क्या ये काम हो पाता? पहले की सरकारें तो राम भक्तों पर गोलियां चलाती थी। ये वही लोग हैं, जाने अनजाने में उनके मुंह से निकल जाता है, यही जिन्नावादी हैं जो राम भक्तों पर गोली चलाते हैं। और जब भी ये जिन्नावादी आएंगे, राम भक्तों पर इसी प्रकार से गोली चलाएंगे। लेकिन अब राम भक्तों पर गोली नहीं चलेगी, अब आतंकवादियों पर गोली चलेगी, देशद्रोहियों पर गोली चलेगी, भारत विरोधी और भारत के नागरिकों पर, निर्दोष नागरिकों पर हमला करने वालों पर गोली चलेगी। उन जिन्नावादियों के चक्कर में आप मत पड़िएगा। जो लोग जिन्ना को अपना आदर्श मानते हैं, भारत को तोड़ने वाला व्यक्ति, भारत को नुकसान पहुंचाने वाला व्यक्ति आपका कभी हितैषी नहीं हो सकता है। और इस बयान की वजह से न सिर्फ बीजेपी बल्कि दूसरी विपक्षी पार्टियां भी समाजवादी पार्टी को निशाने पर ले रही हैं। वहीं एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने अखिलेश पर पलटवार करते हुए कहा कि अखिलेश यादव को इतिहास पढ़ना चाहिए और अपने सलाहकारों को तत्काल बदल देना चाहिए। कांग्रेस ने अखिलेश यादव के जिन्ना वाले बयान पर कहा कि हमें तो ये पता है कि जिन्ना देश को बांटने वाले हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने कहा कि अखिलेश के कहने का मतलब ये था कि जिन लोगों को विश्वास है देश को दो टुकड़े बांटने वाले लोगों पर, सरदार पटेल ने उन लोगों का मुकाबला किया। एक मुसलमान हैं, उन्होंने भारत को अपना वतन माना और टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया। और जिन्ना से हमारा कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। तो अखिलेश यादव को ये समझना चाहिए कि अगर वो इस तरह की बात करके समझ रहे हैं कि कोई तबका या कोई हिस्सा या कोई वोटर इससे खुश होगा, वो तो गलती कर रहे हैं। उनको अपने एडवाइज़र्स को चेंज करना चाहिए या ख़ुद को उनको पढ़ना भी चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान के क्रिएशन में मोहम्मद अली जिन्ना का सबसे बड़ा रोल रहा है। अब उसके पीछे क्या क्या है, तारीख़ में जाएंगे तो बहुत लंबी तारीख़ जाएगी, मगर ये इस्तेमाल करना और ये कहना है, ये तो अखिलेश यादव को मैं समझता हूँ कि उनको दोबारा कोई हिस्टोरियन के पास बैठकर हिस्ट्री पढ़ने की उनको। मैं तो जिन्ना को सिर्फ इतना जानता हूँ कि उस आदमी ने ही देश का बंटवारा किया है, इससे ज़्यादा। और जो लोग इस देश को बांटने में जिम्मे लगे थे, जिनका विश्वास देश को दो टुकड़े करने में था, कुछ पाकिस्तान चले गए और जो हिंदुस्तान में थे उन पर बैन लगाने का काम सरदार पटेल ने किया और वो आरएसएस थी। तो कल के बयान में अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट कहा कि सरदार पटेल ने दोनों का जमकर मुकाबला किया, जो देश बांट कर बाहर चले गए उनका भी, और जो देश के अंदर आरएसएस जैसे लोग रह रहे थे उनका भी बैन लगा के किया। तो क्योंकि मौसम चुनावी है तो इसीलिए एक एक बयान उत्तर प्रदेश की सियासत में संग्राम ला दे रहा है, तूफान मचा दे रहा है। और बिल्कुल इसी बीच कांग्रेस की ओर से भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि 2022 में बीजेपी का सत्ता से जाना तय है। पायलट ने कहा कि यूपी में कांग्रेस बहुत मजबूती से लड़ रही है और कांग्रेस चुनाव में सबसे मजबूत विकल्प बनकर उभरेगा। आश्चर्य नहीं होगा कि मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में तख्ता पलट होगा, बीजेपी का सरकार जाना तय है, कोई कितने भी घमंड में हो, क्योंकि ध्रुवीकरण की राजनीति की सीमाएं होती हैं। हमने बंगाल में भी देखा, हमने बाकी राज्यों में देखा, बिहार में हमने देखा, जो भाषण दिए गए भाजपा के नेताओं के माध्यम से, वो सब पूर्ण विराम लगने वाला है और बहुत जल्द यहाँ बदलाव होगा। कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग यहाँ पर मजबूती से आगे आएंगे और विकल्प देने के लिए अगर आज कोई विपक्ष में सबसे मजबूत, सबसे ताकतवर कोई दल और नेता है तो प्रियंका जी हैं और कांग्रेस पार्टी है। इस बात का लोगों ने अब एहसास किया है और जो 2 रैलियां हुई हैं उसके बाद बहुत से लोगों की जो धारणा है बदल रही है। तो कांग्रेस का दावा है कि मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। बिल्कुल। अब बढ़ते हैं उत्तराखंड की ओर। उत्तराखंड से खबर है जहां मुख्यमंत्री के प्रोग्राम में आने से पहले बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, हंगामा हो गया। सीएम के आने से पहले ही मंच पर यह भिड़ंत हुई। तो पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जशोदा राणा ने मंच पर हंगामा किया। मंच पर बैठने वालों के लिस्ट में जशोदा राणा का नाम नहीं था, जिस पर वो नाराज हो गई और भरी सभा में मंच पर काफी देर तक हंगामा होता रहा।
तू मैं होती रही और बाद में बमुश्किल यशोदा राणा को समझाया गया। हालांकि सीएम के आने से पहले ये मामला शांत करा लिया गया था, लेकिन काफी देर तक ये हंगामा इसी तरह से चलता रहा। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। तो उत्तराखंड में भी मौसम चुनावी है, तो यहाँ पर भी अलग अलग पार्टी के कोई भी कार्यक्रम होते हैं तो इस तरह कार्यकर्ताओं की नोकझोंक अक्सर ही देखने को मिलती है। बिल्कुल, और उत्तराखंड की राजनीति में दिल्ली का बहुत बड़ा रोल, और यही वजह है कि दिल्ली में चल रही है मीटिंग। उत्तराखंड बीजेपी की बड़ी बैठक दिल्ली में होने वाली है। सीएम पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी दिल्ली में मौजूद हैं, और इस मीटिंग में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, महामंत्री संगठन बीएल संतोष के साथ ही उत्तराखंड के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी भी मीटिंग में होंगे। और साथ ही सह चुनाव प्रभारी आरपी सिंह, लॉकेट चैटर्जी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, सह प्रभारी रेखा वर्मा भी शामिल हैं। 2022 चुनाव को लेकर ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जिसमें चुनाव के लिए पार्टी का एजेंडा तय होना है। मीटिंग में पीएम मोदी के 5 नवंबर के केदारनाथ दौरे पर भी चर्चा होगी, और थोड़ी ही देर में ये बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग शुरू होने वाली है। राजीव तिवारी हमारे सहयोगी न्यूज 18 के इस वक्त हमारे साथ मौजूद है दिल्ली से। राजीव, मीटिंग को लेकर क्या अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो मीटिंग जो है 9:30 बजे शुरू होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी उत्तराखंड सदन में मौजूद हैं और थोड़ी देर बाद यहां से रवाना होंगे। जो पुराना बीजेपी का ऑफिस है 11 अशोक रोड, वहां पे मीटिंग शुरू होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये लोग दिल्ली पहुंचे तो प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बताया कि यह जो मीटिंग है यह आगामी चुनाव की तैयारियों को लेकर होगी कि क्या कुछ एजेंडा होगा चुनाव में, उस पर चर्चा की जाएगी। तो देखा जाए तो चुनाव के मद्देनजर ये महत्वपूर्ण बैठक है, जिसमें पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और तमाम जो बड़े पदाधिकारी हैं सभी लोग इसमें मौजूद रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया राजीव आपका इस पूरी जानकारी के लिए। जैसे ही बैठक शुरू होगी आपसे अपडेट लेंगे, और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, तुरंत लौटते हैं। एक बार फिर से आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं लाख टके की बात। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदला, अयोध्या कैंट होगा। रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की अधिसूचना जारी हो गई है, तो फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन। तो अब जब आप जाएंगे फैजाबाद रेलवे स्टेशन तो वो अयोध्या के नाम से होगा। बढ़ते हैं आगे, बात बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान और जानवी कपूर की करते हैं, जो इन दिनों उत्तराखंड में हैं, जहां उन्होंने केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन किए। इससे जुड़ी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। दोनों की क्यूट फोटोज ने फैंस को इम्प्रेस कर दिया है। जानवी और सारा की केदारनाथ बद्रीनाथ ट्रिप पर अमेजिंग बॉन्डिंग दिख रही है। दोनों के फोटोज और वीडियोज भी काफी पसंद किए जा रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं।